A very good morning to students. As we have already discussed about the introduction on design of long or slender columns, today we are uh, directly going to view our numerical on it. Okay, so I've already told you that for satisfying the long column conditions, we need to satisfy an expression as given by IS 456-2000, page number 71. The equation says MUX upon MUX1 the whole to the power alpha n plus MUY upon MUY1 the whole to the power alpha n should be less than equals to 1. Okay, where MUX and MUY ये किस तरीके से आते हैं मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ. MUX1 and MUY1, what is this? These are the uniaxial movement. Okay, these are the uniaxial movement capacity for an axial load PU bending about x and y axis, which is obtained from interaction chart. ये हम देखेंगे किस तरीके से आता है. And alpha n depends upon PU upon PUZ. PU will be your ultimate load that will be given to you. Okay, and PUZ is what? The design load. डिजाइन लोड किस तरीके से आएगा? आपके कॉलम के प्रॉपर्टीज से एंड आपके स्टील के प्रॉपर्टीज से. ओके, डिजाइन मोमेंट्स MU जो आपको न्यूमरेटर में लग रहा है, डिजाइन मोमेंट MU जो आपको न्यूमरेटर में लग रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, वो किस तरीके से निकालते हैं ये आपको बता दिया गया था. MI प्लस MA दैट इज इनिशियल मूवमेंट प्लस एडिशनल मूवमेंट. एडिशनल मूवमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉलम लॉन्ग है और शॉर्ट कॉलम रहेगा तो एडिशनल मूवमेंट डायरेक्टली जीरो रहेगा. ठीक है, इनिशियल मूवमेंट्स किस तरीके से निकाले निकाले जाते हैं आपके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से, दैट इज लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपको बता दिया गया था मोमेंट इनिशियल मूवमेंट अबाउट एक्स ये कैसे निकाला जाएगा. इनिशियल मूवमेंट अबाउट एक्स आप देख रहे हो कि इस तरीके से रोटेट करने के लिए, इस तरीके से रोटेट करने के लिए कि अबाउट एक्स रोटेट करना है, यानी कि एक्स के इर्द गिर्द आपको कॉलम रोटेट कराना है. तो दिस PU with this eccentricity will create MUX. Similarly, for creating MUY, आपको Y के इर्द गिर्द मोमेंट क्रिएट करना है, तो ये PU काम करेगा विद दिस eccentricity EX. ओके, तो वही इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है MI की और MI about X and MI about Y की. ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वन मोर थिंग देन, इनिशियल मोमेंट्स सिर्फ इस तरीके से नहीं निकाले जाते हैं. ओके, इनिशियल मोमेंट्स सिर्फ इसी तरीके से नहीं निकलेंगे, वो इस तरीके से भी निकलते हैं बाय कर्वेचर्स. ओके, तो कर्वेचर से कैसे निकलते हैं? कर्वेचर्स दो होते हैं, सिंगल कर्वेचर एंड डबल कर्वेचर. ओके, बेंडिंग इन सिंगल कर्वेचर, बेंडिंग इन डबल कर्वेचर. अब ये देख रहे हो आप, एक तरफ बकलिंग हो रही है, एक तरफ बकलिंग होने के लिए ऐसे मोमेंट्स, इस तरीके के मोमेंट्स काम करेंगे. सिमिलरली आपको डबल बेंडिंग का क्रिएट करना है तो मोमेंट्स इस तरीके के काम करेंगे. ओके, तो इनके ऊपर एक एक्सप्रेशन दी हुई है. वन मोर थिंग, ब्रेस्ड कॉलम. ब्रेस्ड कॉलम क्या होता है? जिनके एंड्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिन कॉलम के एंड्स रेस्ट्रिक्टेड या फिक्स होते हैं उनको हम ब्रेस्ड कॉलम बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगल कर्वेचर और डबल कर्वेचर के ऊपर. सिंगल कर्वेचर के लिए IS कोड ने एक एक्सप्रेशन दिया है फॉर MI एंड डबल कर्वेचर के लिए अगेन IS कोड ने एक एक्सप्रेशन दिया है MI की. ओके, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 72. ओके, अब इसमें आप देख रहे हो MU2 एंड MU1, MU2 एंड MU1 आ रहा है. नाउ व्हाट इज दिस MU2 एंड MU1? देखिए आप, सिंगल कर्वेचर इस तरीके की ड्राइंग रहेगी. MU1 आपका मोमेंट एट टॉप एंड एंड MU2 आपका मोमेंट एट बॉटम एंड रहेगा. ओके, आपको हमेशा मोमेंट एट बॉटम एंड ज्यादा मिलेगा, हमेशा मोमेंट एट बॉटम एंड ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू टॉप एंड. ओके, बिकॉज बॉटम इज ऑलवेज सपोर्टेड विथ एनीथिंग. ओके, कुछ भी हो सकता है, आइदर द बेस फ्लोर, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपलिफ्ट प्रेशर आएगा, और
ये हो सकता है कि आपके फ्लोर के नीचे और एक फ्लोर है, तो नीचे वाला जो फ्लोर है उसका टॉप एंड बॉटम मोमेंट क्रिएट करके आपका ऊपर से हम देखें तो बॉटम MU2 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो MU2 will always be greater as compared to MU1 because MU2 जो मोमेंट एट बॉटम एंड है वो प्लिंथ के नीचे का अपलिफ्ट प्रेशर का भी मोमेंट ऐड ऑन करेगा उसमें, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन MU1। ओके, आपको दो तरीके समझ गए MI निकालने के। MI by the simple expression that is force multiplied by perpendicular distance, that is PU into E, and the other method for determining MI is by curvature method. Single curvature है तो equation as given on page number 72, and double curvature है again the equation is given to you. Difference देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सामने में एक में पॉजिटिव साइन है एक में नेगेटिव साइन है, बस इतना ही डिफरेंस है। नाउ आपके दो तरीके से MI निकल चुके हैं, आप कौन सा MI सिलेक्ट करोगे? दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ बोथ। ओके, MI विल बी मैक्सिमम ऑफ A and B। ओके, नाउ लेट्स कम टू एडिशनल मोमेंट, क्योंकि आप देख रहे हो डिजाइन मोमेंट निकालना है, MU निकालना है, तो MI प्लस MA करना है। तो इनिशियल मोमेंट तो आपने निकाल लिया है, लेट्स कम टू एडिशनल मोमेंट। Now additional moment is given on page number 71. The expression is for MA about X. The formula is PU into D upon 2000 multiplied by LEX upon D the whole square. Okay. और आप MAY में देख रहे हो तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, D की जगह B आ गया, LEX की जगह LEY, अगेन D की जगह B। ओके, नाउ व्हाई इट इज सो। ओके, देखते हैं हम ऐसा क्यों हो रहा है। Okay, as you all can see that there is a column drawn over here with its major and minor axis. Now what is major axis exactly? मेजर एक्सिस उसे कहते हैं जो बड़े डायमेंशन को काटता है। आप देख रहे हो आपका एक्स एक्सिस बड़े डायमेंशन को, दैट इज डी को काट रहा है, एंड वाई जो है आपका वाई एक्सिस, दैट इज कटिंग योर स्मॉलर डायमेंशन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ माइनर एक्सिस। ओके, तो आपका एक्स हो गया मेजर एक्सिस एंड वाई हो गया माइनर एक्सिस। ओके, अब एम ए एक्स में हमको डी क्यों मिल रहा है? ओके, एम ए एक्स क्योंकि एक्स पर वर्क हो रहा है और एक्स काट रहा है डी को, इसलिए आपके एक्सप्रेशन में डी आएगा। होप इट इज क्लियर टू यू। और लेंथ तो हम एक्स डायरेक्शन की पकड़ेंगे, यानी कि यहाँ से ये इस फेस से आपके कॉलम की लेंथ कितनी है? दैट इज योर एल एक्स। ओके, इफेक्टिव लेंथ। ओके, दैट इज नॉट योर फुल लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। ओके, वही हम देखें एम ए वाई में। अब एम ए वाई वाई पे काम कर रहे हो, वाई कौन से एक्सिस को कौन से डायमेंशन को काट रहा है? दैट इज बी को काट रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर बी आया। और एल ई वाई रहेगा, यानी कि इस फेज से एल इफेक्टिव कितना आ रहा है? दैट विल बी योर एल ई वाई, वो आएगा ऑब्वियसली वाई वाले में, क्योंकि बी कट रहा है, बी के सामने वाला लेंथ, और यहाँ डी कट रहा था इसलिए डी के सामने वाला लेंथ, डी के सामने वाला लेंथ एल ई एक्स, बी के सामने वाला एल ई वाई। होप इट इज क्लियर टू यू कि एडिशनल मोमेंट कैसे निकालना है। और रही बात ये एक्सप्रेशन की, तो आपको एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम पूरा समझ लेते हैं कि किस तरीके से उस एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए फॉर सेटिस्फाइंग द डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन। चलिए हम न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। नाउ व्हाट द न्यूमेरिकल सेज, डिजाइन अ biaxially लोडेड ब्रेस्ड रेक्टेंगुलर कॉलम। डिजाइन अ biaxially यानी कि दोनों तरफ से लोडेड है ब्रेस्ड कॉलम, दैट इज फिक्स्ड कॉलम। कौन सा कैसा कॉलम? रेक्टेंगुलर कॉलम। डिफॉर्मिंग, अब दिखा रहा है इसका बकलिंग, डिफॉर्मिंग इनटू सिंगल कर्वेचर, कि उसकी डिफॉर्मिंग जो हो रही है वो सिंगल कर्वेचर में हो रही है। विद द फॉलोइंग डेटा, कॉलम का साइज दैट इज 230 by 450. Now 230 will be your breadth and 450 will be your depth. Okay, आगे चलते हैं। Okay, ultimate axial load is given, that is 600 kilonewton. Axial load, that is आपका PU, it is given to you। ये कितना है?
ठीक है. नाउ दिस इज योर डी, दिस इज योर बी. ओके, आगे चलते हैं. अल्टीमेट मूवमेंट एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन. क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेट मूवमेंट एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन. लॉन्गर डायरेक्शन ये होता है आपका, इसके पैरेलल में मूवमेंट जो एक्ट करेंगे, इसके पैरेलल मतलब इस तरीके के मूवमेंट्स. ठीक है ना, यानी कि ये ऐसा घूम रहा है. होप इट इज क्लियर टू यू. आपको क्या बता रहा है वो? अल्टीमेट मूवमेंट एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन. एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन यानी कि लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में, यानी लॉन्गर डायरेक्शन को घुमा रहा है. कौन घुमाएगा? एम यू एक्स. ठीक है ना. अब एम यू एक्स के दो दिए हुए हैं. कौन कौन से? 1 और 2. अब ये चेक करते कैसे. अल्टीमेट मूवमेंट एट टॉप, अल्टीमेट मूवमेंट एट टॉप एंड एंड मूवमेंट एट टॉप एंड एंड मूवमेंट एट बॉटम, ऐसा दिया हुआ है. यहाँ पे ये 1 होना चाहिए. सॉरी, ये गलत दिया हुआ है. इसमें ये बॉटम देना चाहिए था उसने. तो आई नो दैट देर इज अ मिस्टेक इन दिस न्यूमेरिकल. तो एक्चुअली दिस इज योर बॉटम. कैसे पता किया मैंने? क्योंकि यहाँ की वैल्यू 60 है. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये 2 होगा. ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू कम है. अब कम है तो ये बॉटम कैसे हो सकता है? तो ये आपका टॉप है. होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, तो 30 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ एंड मोमेंट एट टॉप, मतलब MUX1 की. एंड 60 इज द वैल्यू फॉर एंड मोमेंट एट बॉटम, दैट इज MUX2. होप इट इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं. अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन. अब पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ भी मार्किंग गलत है, ये बी होना चाहिए आपका. ओके, नाउ पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, एंड मोमेंट एक्टिंग पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन. अब शॉर्टर डायरेक्शन तो ये है. अब इस डायरेक्शन को घुमाने वाला जो रहेगा मोमेंट, वो अबाउट वाई वाई रहेगा. दैट इज MUY. क्लियर है? तो MUY आपको गिवन है. अब बोल रहा है 1 और 2, दो दिए हुए. एंड मोमेंट एट टॉप 10. नाउ दिस इज करेक्ट. एंड मोमेंट एट बॉटम 20. बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 20 ज्यादा वैल्यू है, बॉटम में रहेगी, 2 को मिलेगी. यहाँ 2 को मिलेगी और ये वैल्यू 1 को मिलेगी. 1. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अनसपोर्टेड हाइट मतलब क्या हो गया? दैट इज L. लेकिन आपको L का काम है क्या? नहीं. आपको किसका काम है? इफेक्टिव का. इफेक्टिव इन लॉन्गर डायरेक्शन. अब लॉन्गर डायरेक्शन मतलब ये वाला, मतलब X. ये हो गया LEX. और दूसरा वाला शॉर्टर डायरेक्शन LEY. होप इट इज क्लियर टू यू. ऑब्वियसली ये वैल्यूज अलग अलग आ सकती है. इफेक्टिव हाइट यानी कि इफेक्टिव लेंथ आपकी अलग अलग डायरेक्शंस में. ठीक है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन में लेंथ और उसका लैटरल डायमेंशन दैट इज B अलग अलग है, तो इफेक्टिव लेंथ अलग आएगी. यहाँ पे L और D, तो इफेक्टिव लेंथ अलग आएगी. इफेक्टिव कवर, आप सबको पता है इफेक्टिव कवर क्या होता है. इफेक्टिव कवर is the cover from the end of column till the mid of the end bar. Till the mid of the end bar. Grade of concrete FCK, grade of steel FY given to you. Now let's come to the given. यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है, इसमें D बना हुआ है, 450, B बना हुआ है 230. पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन यानी कि ये पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन जो मूवमेंट क्रिएट होगा दैट विल बी योर MUX. एंड पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, पैरेलल टू दिस शॉर्टर डायरेक्शन जो मूवमेंट क्रिएट होगा दैट विल बी योर MUY. गिवन वैल्यूज B, D,
आपको अल्टीमेट लोड भी गिवन है, MU(x1), MU(x2), MU(y1), MU(y2), लेंथ, L effective at X, L effective at Y, effective cover, FCK, FY, it is given to you. आगे चलते हैं. Now let's come to check of long column. Slender check मतलब check for long column. कॉलम लॉन्ग है या नहीं, हम पहले वो तो पता करेंगे. अगर शॉर्ट निकला तो एडिशनल मोमेंट 0, अगर लॉन्ग निकला तो हम एडिशनल मोमेंट्स करेंगे. ओके, चलते हैं. ये कहाँ दिया हुआ है क्लॉज? दिस क्लॉज इज गिवन इन IS 456/2000 क्लॉज. क्लॉज नंबर तो नहीं गिवन दिया है यहाँ पे, मैंने लिखना भूल गया हूँ, बट पेज नंबर इज 41. आपको दिख जाएगा 41 पेज नंबर पे, चेक फॉर लॉन्ग कॉलम या स्लेंडरनेस चेक. ठीक है, विच इज L बाय योर डायमेंशन. जो भी एक्सिस पे काम कर रहे हो आप, जैसे कि आप एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो तो डायमेंशन आएगा D. LEX/D शुड बी ग्रेटर देन 12. अगर ग्रेटर नहीं आता है तो कॉलम विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट कॉलम. होप इट इज क्लियर टू यू. तो L/D या L/B इज द चेक फॉर लॉन्ग कॉलम. अगर आप X पे काम कर रहे हो तो D और Y पे काम कर रहे हो तो B. आपको बताया हो ये मैंने X के टाइम D क्यों लेते हैं, क्योंकि X एक्सिस D को काटता है, Y एक्सिस B को काटता है. ठीक है, तो LEX आपको गिवन है 5000 एंड D इज गिवन टू यू 450. चेक किया, पता चला 11.11 आ रहा है. दैट इज स्मॉलर देन 12, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 12. तो कॉलम हो गया आपका शॉर्ट. नाउ शॉर्ट होने की वजह से जो आप MUX निकालोगे, जिसका इक्वेशन क्या है, MI प्लस MA, उसमें MA डायरेक्टली आप 0 ले लोगे. होप इट इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं. सेकेंड डायरेक्शन में आप चेक करोगे वेदर कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट. तो अबाउट Y एक्सिस चेक करने पर आपका इक्वेशन होगा LEY/B. वैल्यूज पुटअप किया, वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपने देखा वैल्यू इज 19.57 विच इज ग्रेटर देन 12. तो ऑब्वियसली द कॉलम विल बिहेव एज अ लॉन्ग कॉलम. नाउ जब MUY करोगे, X की जगह आप जब Y का काम करोगे तो Y में MAY की वैल्यू निकालोगे. होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इनिशियल मोमेंट. आपको आता है इनिशियल मोमेंट कैसे निकालते हैं? नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट इनिशियल मोमेंट किस तरीके से निकाला जाता है. तो हम दो तरीके से निकालते हैं. पहला तरीका एक्सटर्नल एंड मूवमेंट. एक्सटर्नल एंड मूवमेंट मतलब एंड मूवमेंट्स को कंसीडर करके. एंड मूवमेंट्स को कंसीडर करने से क्या पता चलता है, हमारा कर्वेचर कैसा है. ठीक है ना, हमारा कर्वेचर उसने ऑलरेडी बता दिया है, डिफॉर्मिंग इनटू सिंगल कर्वेचर. ये आपके न्यूमेरिकल में ही लिखा हुआ है, डिफॉर्मिंग इनटू सिंगल कर्वेचर. ओके, सिंगल कर्वेचर क्रिएट करना है. कहाँ गया, यहाँ. ओके, सिंगल कर्वेचर यानी कि आपका कर्वेचर इस तरीके से आएगा. इस तरीके से कर्वेचर क्रिएट करना है तो मूवमेंट्स इस तरीके से आएंगे. ठीक है, अब ये मूवमेंट आपके अल्टीमेट मूवमेंट्स रहेंगे. ठीक है ना, नीचे वाला मूवमेंट आपका 2 रहेगा, ऊपर वाला मूवमेंट आपका 1 रहेगा. दिस इज क्लियर टू यू. अब आपका सिंगल कर्वेचर का फॉर्मूला क्या गिवन है? द फॉर्मूला इज दिस 0.6 MU2 प्लस 0.4 MU1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0.4 MU2. वो क्या बोल रहा है, कम से कम 0.4 MU2 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप वैल्यू लोगे 0.4 MU2. होप इट इज क्लियर टू यू कि इक्वेशन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.4 MU2, अदरवाइज
आप वैल्यू लोगे 0.4 mu2 आपके फर्दर प्रोसेस के लिए, यानी कम से कम इतना इनिशियल मोमेंट तो रहना चाहिए 0.4 mu2। चलिए अब एक्स डायरेक्शन पे काम करते हैं। तो 0.6 mu x2 प्लस 0.4 mu x1, आपको mu x1 mu x2 गिवन है, आपने पुटअप किया वैल्यू तो ये आंसर आया। दिस आंसर इज ग्रेटर देन 0.4 mu2, क्योंकि 0.4 mu2 की वैल्यू 24 है और आपके एक्सप्रेशन से वैल्यू आई है 48। तो ओके, आपका एम आई अबाउट एक्स की वैल्यू 48 हम पकड़ के चल रहे हैं बाय फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहली एक्सप्रेशन के हिसाब से। नाउ लेट्स कम टू एम आई वाई में क्या करोगे, mu y2 और mu y1 दोगे। आपने वैल्यू निकाला, इतना आया, इसको चेक किया 0.4 mu y2 से, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़िया आ रही है, तो आप इसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ोगे। तो आपकी एम आई एक्स 48, एम आई वाई 16, ये वैल्यू आ गई है बाय एंड मोमेंट। नाउ वापस से हम एम आई निकाल रहे हैं, एम आई मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। अब एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है क्या? नहीं है। आप एसेंट्रिसिटी निकालोगे बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला इज गिवन टू यू ऑन IS 456/2000 पेज नंबर 42। फॉर्मूला आप सबको पता है, आई थिंक आपने ये पढ़ चुका है पहले ही। इन मिनिमम एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स, फॉर्मूला इज L/500 D/30, L/500 D/30। अगर y की डायरेक्शन में अगर निकालोगे तो आप d की जगह b कर दोगे। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है। x है तो d है, y है तो b है। And your minimum eccentricity should be greater than 20. Minimum eccentricity should be greater than 20. If not, you will take your minimum eccentricity as 20 mm, क्योंकि 20 mm का कम से कम eccentricity create होता ही है। Hope it is clear to you. Now let's find the value of eccentricity about x and eccentricity about y. Minimum eccentricity कितनी होती है? 20। वैल्यू L की वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं एसेंट्रिसिटी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स। तो फॉर्मूला रहेगा L/500 प्लस D/30। डी लोगे आप, L की वैल्यू गिवन है 500 पता है, D की वैल्यू 450, 30 पता है, वैल्यू निकाला 27 आई, मिनिमम से ज्यादा आई, तो आपका एसेंट्रिसिटी कितना हुआ? 27। अब हम y डायरेक्शन में काम करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, L की वैल्यू डाला 500, B की वैल्यू 230 और नीचे 30, वैल्यू निकाला हमने 19.67 आया, विच इज smaller than minimum eccentricity, and minimum eccentricity is 20. So you will take minimum eccentricity about y as 20 mm. होप ये भी आपको क्लियर है। तो आपके एसेंट्रिसिटीज तो आ गए हैं, अल्टीमेट लोड पहले से गिवन था। तो मेरा सेकेंड स्टेप में या सेकेंड वे में मुझे जो एम आई निकालना है वो मेरा निकल जाएगा एम आई एक्स का फॉर्मूला, ओके। यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ कर रहा है क्या? ओके, आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे, मैंने जैसे आपको समझाया हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है इसमें, एम आई एक्स, ठीक है। फॉर्मूला विल बी पी यू इंटू ई वाई, क्योंकि आपको पता है आपका मोमेंट आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हो ना, दिस इज योर एम आई एक्स। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपका लोड जो है वो लोड यहाँ रहेगा और उसकी इसेंट्रिसिटी ये वाली काम करेगी। ये इसेंट्रिसिटी मतलब ई वाई, ठीक है ना। तो आपके एम आई एक्स में आएगा पी यू इंटू 20, दिस विल बी योर एम आई एक्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। और एम आई वाई, अगर एम आई वाई क्रिएट करना है, यानी कि ये वाला मोमेंट क्रिएट करना है, तो फोर्स आपका इधर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का इसेंट्रिसिटी दैट इज
EX will come into effect. So P into EX, P into EX, इससे आपका आएगा MIY. So this value is for MIY. Okay. अब आपका MIX दो तरीके से आ चुके हैं. एक तो आपका MIX 12 आया है और दूसरा MIX जो पहले आया था वो कितना आया था 48. So what will be your final value for MIX? That will be the maximum of 2, that is 48. MIY चेक करते हैं. MIY आपका पहले तरीके से कितना आया, that is your 16, एंड सेकेंड फॉर्मूले से कितना आया, सेकेंड फॉर्मूले से आ रहा है 16.2. तो आप क्या कंसीडर करोगे, इंस्टेड ऑफ 16 दैट विल बी योर 16.2, मैक्सिमम ऑफ 2. होप इट इज क्लियर टू यू. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आई होप आपको वैल्यू समझ रही है, कौन सी वैल्यूज आपकी फाइनल वैल्यूज है. MIX की वैल्यू 48 एंड MIY की वैल्यू 16.2. दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ A एंड B. ओके, आगे चलते हैं. अब एडिशनल मोमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि MI तो हमारा आ गया है, हमें MU बनाना है. MU का फॉर्मूला है MI प्लस MA. तो MI आ गया है, MA पे चलते हैं. थर्ड स्टेप, एडिशनल मोमेंट ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट. लॉन्ग कॉलम होने की वजह से जो एडिशनल मोमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो जैसे कि हमको पता चला है अबाउट वाई एक्सिस या कॉलम में शॉर्ट, तो हम एडिशनल मोमेंट यहाँ पे डायरेक्टली 0 ले लेंगे. और about y हमें पता चला था the column is a long column, so we'll refer ISO 562,000 page number 71, which says the formula for MA additional moment is PU into y है, इसलिए B upon 2000 LEY upon B the whole square. आपके पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है. PU की वैल्यू है, B की वैल्यू है, LEY की वैल्यू है, B की वैल्यू है. आपने वैल्यू निकाला, your additional moment is 26.41. ओके. अब एक चीज आगे हम ये करते हैं कि हमारा जो MA है उस एडिशनल मूवमेंट्स को हम एक फैक्टर दैट इज K, जिसको हम रिडक्शन फैक्टर कहते हैं. रिडक्शन फैक्टर, एडिशनल मूवमेंट आएगा जरूर, लेकिन वो रिड्यूस करना है. किससे होगा वो, बाय एडिंग सील. आप जितना सील ऐड करोगे उतना आपका एडिशनल मूवमेंट कम हो जाएगा. सी क्या कर रहे हैं आप लॉन्ग कॉलम ले रहे हो. आप लॉन्ग कॉलम को मूवमेंट से डिजाइन कर रहे हो बाय कंसिडरिंग मूवमेंट. ऑब्वियसली आप डिजाइन जब करते हो तो आपकी दो ही चीज काम आती है, लोड और लोड से क्रिएट होने वाली मूवमेंट, एंड द अदर थिंग इज देयर डायमेंशन. ओके ओके. तो डायमेंशन ने आपको हेल्प किया, बताया कि कॉलम एक तरफ शॉर्ट है और एक तरफ लॉन्ग है. ठीक है, लॉन्ग कॉलम आपका जब आ गया है, मतलब लॉन्ग कॉलम होने की वजह से एडिशनल मूवमेंट क्रिएट होंगे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर इनिशियल मूवमेंट उसमें एडिशनल मूवमेंट भी क्रिएट हो गए because of its length and because of its shorter dimension, whatever the dimension, and because of load. ठीक है, लेकिन आप जब स्टील ऐड करोगे तो स्टील ऐड करके आप ये एडिशनल मोमेंट्स को रिड्यूस भी कर सकते हो. ठीक है ना. आप जो जितना परसेंटेज ऑफ स्टील लोगे उतना आपका एडिशनल मोमेंट कम हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अ फैक्टर विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय K, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम विद योर एडिशनल मोमेंट. ओके. अब K कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं. आपका MAY आ चुका है, यानी कि एडिशनल मोमेंट आपका आ चुका है, हम K निकाल रहे हैं. व्हाट इज दैट K, रिडक्शन फैक्टर. अब हम स्टील कितना ले रहे हैं, दैट इज अपॉन अस, क्योंकि हमको डिजाइन में तो दिया नहीं है कि कितना स्टील लेना है. तो आप रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4% तक मैक्सिमम स्टील ले सकते हो. फ्रॉम 0.8 टिल 4% आप कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील ले सकते हो. तो हम कितना ले रहे हैं, 2% से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. आप चाहो तो आगे से भी ले सकते हो, कम से भी ले सकते हो, लेकिन हम मिड रेंज से जा रहे हैं, तो दैट इज 2%. अब रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू अगेन ऑन IS 456/2000 पेज नंबर 72, विच सेज K इक्वल्स टू PUZ माइनस PU अपॉन PUZ माइनस PB. PUZ कैसे निकालना है आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था. दैट इज बाय द फॉर्मूला 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC.
इससे आपका PUZ आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज योर डिजाइन लोड 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC से आ जाएगा। अब PUZ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, PU अवेलेबल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज PB, वो देखते हैं आगे। पहले PUZ निकाल लेते हैं। अब PUZ में 0.45 की वैल्यू, FCK की वैल्यू, FCK आपको गिवन है। अब AC, AC इज एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे निकालोगे? ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया निकाल दोगे आप, ठीक है ना, प्लस 0.75 FY ASC, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है आपका, इक्वेशन का जो कॉमन फैक्टर है वो हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है ना। या इस तरीके से ना करते हुए, या अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। एजी कैसे निकालोगे? एजी विल बी योर ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कैसे निकलेगा? कॉलम का जो आपको ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है उससे, दैट इज 230 मल्टीप्लाइड बाय 450। और एएससी कैसे निकलेगा? एएससी आपने कितना लिया है ग्रॉस का? 2%, यानी 2% इज द एरिया ऑफ सिल ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है ना। तो इससे आपका एएससी आ गया, ये आपका एएससी बन गया, ठीक है ना। आप सिंपली वैल्यू डालिए एजी की, एएससी की, एएससी की, आपको वैल्यू मिल जाएगी पीयूजेड की। पीयूजेड की वैल्यू 1689.21 किलो न्यूटन इतना आया है, ठीक है। अब आपका पीबी बचा है, पीबी निकल जाएगा तो के निकल जाएगा। आगे चलते हैं, पीबी निकालते हैं। पीबी इज गिवन ऑन SP16 पेज नंबर 107, 106 पे, आई थिंक 106 या 107 समवेयर ओवर देयर। आपको पीबी का फॉर्मूला गिवन है। पीबी का फॉर्मूला है K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय P बाय FCK, द ब्रैकेट क्लोज, द होल मल्टीप्लाइड बाय FCK B into capital D, where this P is percentage of steel। आप परसेंटेज के फॉर्म में डालोगे, दैट इज 2। अब इधर देखिए और दो चीज बढ़ गई है, K1 एंड K2। आपको पीबी निकालना है, पीबी निकालने के लिए K1 K2 ये दो चीज बढ़ गई है। अब आपका पीबी क्या है? ये लिखा हुआ है, पीबी इज एक्चुअल लोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका एक्चुअल लोड है, पीबी इज योर एक्चुअल लोड, लेकिन किसके हिसाब से? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन जो उस पर आने वाला है एक कॉलम पर, उसके हिसाब से। अब पीबी की वैल्यू निकालने के लिए आपको K1 K2 निकालना है। नाउ यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K1 and that will be done by SP16। SP16 में on table 60 आपको मिल जाएगा। ये आपको टेबल गिवन है। क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। फॉर द वैल्यू ऑफ D dash by D, these are the values available for, these are the values available for K1, ओके। ये K1 की वैल्यू है। फॉर द रेशियो D dash by D, आपका D dash by D रेशियो कितना आ रहा है ये चेक करते हैं। आपका D डैश बाई D का रेशियो आ रहा है 0.21, या उसको ले लो आप 0.2, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं हम 0.2 रेक्टेंगुलर कॉलम, द वैल्यू ऑफ K1 इज 0.184। अब आपको K1 तो मिल गया है, K1 तो मिल गया है, आप K2 निकाल लेते हैं। अगेन टेबल नंबर 60 के बाद में ही आपको मिल जाएगा ये वाला वैल्यू ऑफ K2 का टेबल, जिसमें अगेन देखिए क्या दे रहा है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या दे रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या दे रहा है? इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन अपोजिट साइड, इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन ऑल फोर साइड, इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन अपोजिट साइड एंड इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन ऑल फोर साइड। आपको कैसे स्टील बिछाना है उसके हिसाब से आप वैल्यू लोगे, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ना। जनरली हम क्या करते हैं,
हम इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन ऑल फोर साइड रखते हैं, यानी कि हमारे कॉलम के चारों तरफ हम रेनफोर्समेंट इक्वली पुटअप करने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ जितने, यहाँ उतने, यहाँ भी इतने दिखे, यहाँ भी इतने दिखे, ऐसा करके हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब डी डैश बाई डी रेशियो तो आपको पता चल गया है, दैट इज योर 0.2। ओके, आपका एफई 500 गिवन है, ठीक है ना, आपका गिवन है एफई इज 500। सो फॉर एफई 500 इक्वली रेनफोर्स्ड ऑन ऑल फोर साइड with the d dash by d ratio as 0.2, the value for K2 is, the value for K2 is 0.040। I hope it is clear to you। K1 के वैल्यू 0.21 के लिए निकाला है उसने, मैंने डायरेक्ट 0.2 पकड़ लिया, वो 0.2 के हिसाब से 0.184 आ रही है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे उसने डायरेक्टली लिख दिया 0.184, और K2 की वैल्यू आपको मिल गई है 0.040। अब हम PB के फॉर्मूले में डाल देंगे। PB का फॉर्मूला K1 प्लस K2 P बाय 20, P बाय FC के, सॉरी, P बाय FC के, द होल ब्रैकेट FC के B इंटू FC के B इंटू D। ओके, पूरी वैल्यूज डालने पर पीबी की वैल्यू मिल गई है। पीबी की वैल्यू मिल गई है, मैं मतलब आप ये रिडक्शन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, पी यू जेड माइनस पी यू अपॉन पी यू जेड माइनस पीबी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है के का फॉर्मूला पी यू जेड माइनस पी यू अपॉन पी यू जेड माइनस पीबी एज गिवन ऑन IS 456/2000 पेज नंबर 72। तो आपका यहाँ देखते हैं पी यू जेड भी आ गया है, पी यू भी आ गया है, पी यू जेड पीबी भी आ गया है। आपने रिडक्शन फैक्टर के की वैल्यू निकाल लिया, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.8378 एंड रिडक्शन फैक्टर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर इज 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर इज 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो हम 1 ही पकड़ेंगे, इससे ज्यादा रिडक्शन हम नहीं पकड़ेंगे। ठीक है ना, फिर तो वो रिडक्शन नहीं बचेगा, वो एक्सटेंशन हो जाएगा, उसमें वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि 1 के ऊपर 1.1 1.2 आई तो आपका रिडक्शन फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो योर रिडक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। अब MAX में तो मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि MAX 0 है, MAY में मल्टीप्लाई करना है। MAY इक्वल टू जो भी वैल्यू थी उसकी पहले, यानी कि इतनी मल्टीप्लाइड बाय रिडक्शन फैक्टर। होप इट इज क्लियर टू यू। आपका फाइनल MAY इतना आ गया। अब हम डिजाइन मोमेंट्स निकालते हैं। लेट्स कम टू द फाइनल स्टेप ऑफ डिजाइन मोमेंट, दैट इज विच इज MUX इक्वल्स टू MI प्लस MA। तो MI आपका निकल चुका था मैक्सिमम ऑफ 2, दैट वाज 48, और एडिशनल मोमेंट इज 0, तो आपकी फाइनल MUX की वैल्यू इज 48। 48 should be greater than MUX2। This design moment should be greater than moment at bottom end। Your design moment, your design moment should be greater than moment at bottom end। Hope it is clear to you। अगर नहीं आ रहा है तो हम मोमेंट एट बॉटम एंड को फाइनल मानेंगे डिजाइन मोमेंट। ठीक है ना, जैसे कि हमको दिख रहा है दैट 48 इज लेसर देन मोमेंट एट बॉटम एंड, दैट इज 60। So we will directly consider the design moment MUX equals to moment at bottom end, that is 60। Hope this is clear to you। आगे चलते हैं।
इसमें एडिशनल मोमेंट नहीं जुड़ा था, एडिशनल मोमेंट 0 था, इसलिए इसकी वैल्यू मोमेंट एट बॉटम एंड से कम आई है। तो हम मोमेंट एट बॉटम एंड की वैल्यू को हमारी डिजाइन मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं। नाउ डिजाइन मोमेंट अबाउट वाई, फॉर्मूला mi प्लस ma। mi की वैल्यू 16.2 थी, इसे 16 लिखा है, हम 16.2 लेंगे, 16.2, और ma जो आपका रिडक्शन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आया, दैट इज 22.2। ठीक है, इन दोनों का सम करने पर वैल्यू मिली है डिजाइन मोमेंट की 38.2, विच शुड बी ग्रेटर देन मोमेंट एट बॉटम एंड अबाउट वाई एक्सिस। मोमेंट एट बॉटम एंड अबाउट वाई एक्सिस इज 20, सॉरी 20, and 20 is lesser than your design moment की value. So your design moment की value is correct, that is 38.12। आपके design moment clear हो गए हैं। design moment at x is 60, design moment at y is 38.2। okay, now let's come to the denominator। वो हमारी जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हमें न्यूमरेटर में लग रहे थे डिजाइन मोमेंट एम यू एक्स एम यू वाई, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लग रहे थे, एम यू एक्स वन अपॉन एम यू एक्स वन, और एक जगह एम यू वाई वन। अब ये कैसे निकालते हैं, IS 456 पेज नंबर 71, उस पर आपको बताया हुआ है कि कैसे निकालना है। या तो डायरेक्टली आप इंटरेक्शन चार्ट पे देखोगे, इंटरेक्शन चार्ट आपको यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊँ, एक्चुअली SP16 में इंटरेक्शन चार्ट गिवन है। इंटरेक्शन चार्ट में आप देखोगे, I'll show you in the at the end of this numerical कि इंटरेक्शन चार्ट को कैसे रीड आउट करते हैं। ठीक है ना, या तो मैं अभी ही आपको शो कर देता हूँ। So students, this is your SP16. We are on compression member. Okay, in compression member you can see there are formulas given for minimum eccentricity, that is L by 500 plus D by 30. This is for x axis, whereas for y axis you will convert this D into B। okay, आगे चलते हैं। There is a formula given for PUZ, this is PUZ। ठीक है ना, 0.45 FC के AC plus point, no, this one is not the formula। wait a minute, see, compression member subjected to biaxial bending। okay, equation to be satisfied is this one, mux upon muy1 the whole to the power alpha n plus muy upon muy1 the whole to the power alpha n should be should be less than equal to 1.0। okay, this is given on page number 104 SP16। MUX MUY आपको पता है आपके डिजाइन मोमेंट से, MUX1 MUY1 आपके मैक्सिमम यूनि एक्सियल मोमेंट कैपेसिटी विद एन एक्सियल लोड PU है। ठीक है ना, बेंडिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। अल्फा एन आपको बता चुके हैं, अल्फा एन को निकालने के लिए PU अपॉन PUZ पर डिपेंडेंट है वो। ठीक है ना, PUZ का फॉर्मूला
0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी, ठीक है ना। ये देखिए अल्फा एन की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन पी यू अपॉन पी यू जेड। अब पहले मुझे पी यू अपॉन पी यू जेड निकालना पड़ेगा, उससे मुझे अल्फा एन मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम वहां नहीं पहुंचे। अभी हमने क्या निकाल लिया, डिजाइन मोमेंट, दैट इज एम यू एक्स एंड एम यू वाई। अब हम आगे जा रहे हैं उससे। ये देखिए यहाँ पे पूरी कंडीशंस लिखी हुई है आपकी। लॉन्ग कॉलम चेक करना है इस तरीके से। एडिशनल मोमेंट्स, सॉरी, इनिशियल मोमेंट्स इस तरीके से निकाला जाएगा। उसने क्या लिखा है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट इनिशियल मोमेंट्स। Okay, let's come to chart. This is your chart for axial compression. Now this is the chart for compression with bending. आपका क्या है, आपके कॉलम पर लोड आ रहा है और वो बेंड हो रहा है, तो यू विल रेफर दिस चार्ट compression with bending. Okay, and देखिए ये compression with bending, compression with bending, compression with bending, compression with bending. अब इसमें से सिलेक्ट कौन सा करेंगे आप, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है फॉर एफ वाई 500, दिस चार्ट इज फॉर एफ वाई 500 415। आपका 415 नहीं है, आपका 500 है, आप 500 वाले चेक करोगे, ये आपका 500। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ट 35 कंप्रेशन विद बेंडिंग, रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू साइड्स। अब आपका इस तरीके से आप अज्यूम करे हो क्या, नहीं, आपने अज्यूम किया हो इक्वली ऑन ऑल द फोर साइड्स, तो ये वाले आप रेफर नहीं करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। इक्वली ऑन ऑल फोर साइड्स, ये देखिए रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल फोर साइड्स। एफ वाई कौन सा है, 250। आपको 250 चाहिए क्या, नहीं, आपको 500 चाहिए, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये 415 को भी स्किप करोगे आप, ये आ गया 500। एफ वाई 500 रेनफोर्समेंट, दिस इज एफ वाई 500 compression with bending rectangular section, reinforcement distributed equally on all four sides. ओके, अब आपको डी डैश बाई डी का रेशियो भी चेक करना है। एफ आई तो आपने चेक कर लिया, डी डैश बाई डी का रेशियो भी चेक करना है। आपको पता चल रहा है आपका रेशियो ये नहीं है, आपका रेशियो क्या आया था, 0.2 आया था, तो आप 0.2 वाले पे चले। ये देखिए डी डैश बाई डी 0.1, 0.15, आपका आया था 0.2। अब देखिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कॉम्प्रेशन विद बेंडिंग करेक्ट है, रेक्टेंगुलर सेक्शन करेक्ट है, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल फोर साइड्स ये भी क्लियर है, एफ आई आपका 500 क्लियर है, डी डैश बाई डी 0.2 क्लियर है, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल फोर साइड्स, ठीक है। अब हम ये वाला चार्ट रेफर करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाले चार्ट में क्या करेंगे हम, देखिए आपको बॉटम एक्स एक्सिस पे क्या लग रहा है, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, वाई एक्सिस पे पी यू अपॉन एफ सी के बी डी। यहाँ देखिए कर्व बने हुए हैं, ये कर्व काय के दिख रहे हैं, पी बाई एफ सी के, पी बाई एफ सी के की वैल्यूज है इस पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पी बाई एफ सी के की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से हम इसको इंटरसेक्ट करके प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, नीचे किस पर, एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर पर। आपको वैल्यू मिल जाएगी एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर की। यहाँ पे एम यू जो है आपका एम यू एक्स वन है और एम यू वाई वन है। ओके, दिस इज नॉट योर डिजाइन मोमेंट एम यू, बट दिस इज एम यू एक्स वन एम यू वाई वन। ओके, तो क्या होगा, आपको न्यूमरेटर तो पता नहीं था, डिनोमिनेटर तो आपको पता है, और इक्वल टू जो वैल्यू है वो चार्ट से मिल जाएगी, तो उससे आपको एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन मिल जाएगा। देखते हैं हम किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके,
P by FCK, where P is percentage of steel, that is 2, FCK 20, वैल्यू आई 0.1. ये कर्व जो था उस पे की वैल्यू 0.1. ये हम MUX1 और MUI1 दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है. तो P by FCK तो दोनों जगह सही एक ही जैसा रहेगा. P by FCK वैल्यू इज 0.1. आपको y एक्सिस पे क्या लग रहा था, PU अपॉन FCK BD, उसकी वैल्यू आई है इतनी, ठीक है. हम y एक्सिस पे चेक करेंगे तो वो भी वही चीज रहेगी, ठीक है. लेकिन आप एक चीज पे ध्यान दोगे, D डैश बाई डी रेशो. आप जब x एक्सिस पे काम कर रहे हो तो D रहेगा, दिस इज 0.11. आपका D डैश बाई डी, ओके, इसकी वैल्यू 0.11 आ रही है. एंड D डैश बाई B की वैल्यू देखेंगे तो ये 0.22 आ रहा है, ठीक है. अब आप क्या करोगे, D डैश बाई डी के लिए 0.11 वाला टेबल देखोगे. अब 0.11 वाला तो टेबल है नहीं, 0.05, 0.1, 0.15 और 0.2 का टेबल है, ठीक है. आप क्या करोगे, इसको पीछे लोगे, 0.1 कंसिडर करके टेबल रेफर कर लोगे, इसको 0.2 लेके टेबल रेफर कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली 0.2 के आगे तो है ही नहीं, ठीक है. लेट्स कम टू द इंटरेक्शन चार्ट. इसको हम कितना पकड़ रहे हैं, 0.1. इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.29, और ये P बाई FC के 0.1. चलिए हम देखते हैं इंटरेक्शन चार्ट में कितना D डैश बाई डी रेशो, 0.2 नहीं, 0.15 नहीं, 0.1. आपका P बाई FC के कितना आया है, देखते हैं. P बाई FC के इज 0.1 एंड दिस इज 0.29. चलिए चेक करते हैं. 0.1 मतलब ये वाला, और P बाई FC के BD मतलब 0.29, 0.29 मतलब लगभग 0.3. तो ये 0.3 को आप ले जाओगे, ये आ गया आपका 0.1 वाला कर्व. इस पर रोकोगे और इसको नीचे लेकर आओगे और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी. अब दिस विल बी द वैल्यू फॉर MU अपॉन FC के BD स्क्वायर. ये वैल्यू कितनी है, 0.15 से थोड़ी आगे, हम 0.16 पकड़ लेते हैं, ठीक है. अब चेक करते हैं उधर कितनी वैल्यू लिया है. देखिए 0.15 से थोड़ा आगे इन्होंने 0.15. अब देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, D डैश बाई डी रेशो को 0.1 की जगह 0.11 पे ही काम किया है. कितना किया, 0.11 पे. ऐसा जरूरी नहीं है, आप 0.1 पे भी काम कर लो तो भी चल जाएगा. 0.1 पे क्या हुआ था, 0.15 के आगे आई थी, तो देखिए इन्हें लिया 0.155. ये वैल्यू भी आप कंसिडर करोगे, देन ऑल्सो यू आर ओके विद इट, ठीक है ना. इसको आप कंसिडर करके डायरेक्टली काम कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी आपको थोड़े से फ्लक्चुएशन के लिए इतना न्यूमेरिकल को लेंदी नहीं करना है, ठीक है. आप क्या करोगे, आपका D डैश बाई डी 0.11 आया है, तो 0.11 के लिए वैल्यू निकालना, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 0.1 के लिए रेफर करेंगे चार्ट, जो वैल्यू आई है डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है. अब आपको मिल गया MUX1 अपॉन FC के BD स्क्वायर इक्वल्स टू 0.155 अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन. तो डिनोमिनेटर पूरा पता है, इक्वल टू के आगे जो है वो पूरा पता चल गया, तो आपको सीधा सीधा MUX1 की वैल्यू मिल जाएगी. 140 इन्होंने निकाला है, हमारा भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आइदर 138 कुछ आएगा या 142 कुछ आएगा, डिपेंड करता है. हमारा ज्यादा आएगा, 0.155 है, तो 0.15 की वजह से 142 आ सकता है, ठीक है ना. इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा. काम करते हैं MUY1 पर. MUY1 P बाई FC के 0.1, PU बाई FC के BD इज 0.29 एंड D डैश बाई D नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आप Y एक्सिस पे काम कर रहे हो, D डैश बाई B लोगे. अब D डैश बाई B का रेशियो से आ रहा है 0.22, लेकिन आपके चार्ट तो 0.05, 0.1, 0.15 और 0.2 तक ही है, तो आप सीधा सीधा 0.2 वाला चार्ट रेफर करोगे, जिसमें 1 और 0.1 और 0.29 की वैल्यू को जोड़ने की कोशिश करोगे. चलते हैं 0.15 का चार्ट, ये 0.2 का चार्ट, आगे देखिए आप दूसरा ग्रेड चालू हो जाता है. तो अननेसेसरी 0.22 के लिए तो कुछ रहना है ही नहीं, तो 0.2 के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं. 0.2 के लिए P बाई FC के 0.1 एंड ये 0.29, 0.29 मतलब ये देखिए यहाँ जुड़ रहा है, इसको सीधे सीधे नीचे ले जाता हूँ, ये वाली वैल्यू आती है. दिस वैल्यू इज आई थिंक 0.12 MUY1 अपॉन FC के BD स्क्वायर इक्वल्स टू 0.12.
अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन इट इज 0.12। सी यहाँ पे भी आ गया 0.12, उनको भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिली 0.12। यहाँ पे mu y1/fc के bd स्क्वायर, क्योंकि आप y पे काम कर रहे हो, दिस विल बी mu y1 जो आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू आपको पता है, सीधा सीधा आपने वैल्यू निकाल लिया mu y1 की। ठीक है, नाउ योर डिनोमिनेटर्स आर रेडी। ओके, अब आपको निकालना है पावर, दैट इज अल्फा एन, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल आपका ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ आपका पावर बचा है। देखिए आपको कौन सी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करना था, ये वाली जिसमें न्यूमरेटर्स योर डिजाइन मोमेंट्स mu x1 mu y1 इंटरेक्शन चार्ट से अभी निकाला, क्या बच गया, सिर्फ आपका पावर। पावर डिपेंड्स ऑन pu अपॉन puz। नाउ लेट्स कम टू दैट पावर। अल्फा एन डिपेंड्स ऑन पीयू अपॉन puz। पीयू आपका गिवन है, puz आपने निकाल लिया है 0.45 एफ सी के एसी प्लस 0.75 एफ ए एस सी से आपने वैल्यू निकाला, पीयू बाई puz की आई है 0.355। दिस चार्ट इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 71। आप SP16 पे भी ढूंढ सकते हो वो चार्ट को, दैट चार्ट इज अवेलेबल टू यू ऑन SP16 एज वेल। कहा गया है, देखिए ये है आपका चार्ट, पीयू अपॉन puz 0.2 या उससे लेस रहा तो योर अल्फा एन विल बी 1, एंड 0.8 या उससे ग्रेटर रहा तो अल्फा एन इक्वल्स टू 2। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलते हैं हमारे टेबल पर, क्या बोला है उसने, 0.2 या उससे लेस रहा तो आप अल्फा एन की वैल्यू ले लोगे 1, 0.8 या उससे ग्रेटर रहा तो अल्फा एन लोगे 0.2। अब इन दोनों के बीच में रहेगा तो इंटरपोलेशन करोगे, आपका अल्फा पीयू अपॉन puz आया 0.355, आपने लिख लिया यहाँ पे पीयू अपॉन puz इज 0.355। उसके लिए आप अल्फा एन निकालोगे बाय यूजिंग इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन करके आपने निकाला 1.258। ठीक है, अब ये 1.258 आपको अल्फा एन मिल चुका है। नाउ आपके पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अवेलेबल है, आपने पूरी वैल्यूज डाला है, देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यूज डाला है और आंसर निकाला है, इट शुड बी लेस देन 1, बराबर है लेस देन 1 आया है, दैट मीन्स योर डिजाइन इज सेफ। अदरवाइज आप इसमें चेंजेस करते थे। अब चेंजेस क्या करते थे, चेंजेस क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ बोल रहे हैं अगर अनसेफ आता है परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा दोगे, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा दोगे, आप उसको 2 की जगह 2.5 ले लो या 3 ले लो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने से क्या होने वाला है, परसेंटेज ऑफ स्टील कहाँ लग रहा था आपको, ये डिजाइन मूवमेंट में mu y1 में, यहाँ तो शॉर्ट आ गया था, लेकिन इनकेस यहाँ भी अगर लॉन्ग है यहाँ भी लॉन्ग है तो क्या होगा, वो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या कर रहा है, के ला रहा है, के की वैल्यू लेकर आ रहा है। देखते हैं हम कहाँ है वो, एक बार आप लोग समझ लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको। एडिशनल मोमेंट, यहाँ रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर आपका एडिशनल मोमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। रिडक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील, आपने लिया था 2%, 2% लिया था, यहाँ पे लगा था 2%, ठीक है ना, puz की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी puz के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील लग रहा था, अब मुझे लगता है pb में भी परसेंटेज ऑफ स्टील लग रहा था। देखिए एक मिनट, पहले puz पे आते हैं, puz यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील जितना ज्यादा आएगा, ठीक है, और पीबी, पीबी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, तो पीबी जितना ज्यादा आएगा, यानी कि ये वैल्यूज ज्यादा आएंगी अगर, तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी आएगी मतलब
आप पीयूजेड को तो छोड़ ही दो क्योंकि पीयूजेड दोनों जगह है। पीबी की वैल्यू को पकड़ो, पीबी परसेंटेज ऑफ सील पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू ज्यादा आई और पीयूजेड भी ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर ज्यादा मिलेगा मतलब आपको के की वैल्यू छोटी मिलेगी, और के की वैल्यू जितनी छोटी होगी, के की वैल्यू जितनी छोटी होगी एडिशनल मोमेंट उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, एडिशनल मोमेंट कम हुआ मतलब, यहाँ देखिए एडिशनल मोमेंट कम हुआ मतलब आपका ये डिजाइन मोमेंट थोड़ा कम होता चला जाएगा। अब डिजाइन मोमेंट कम होता है, यहाँ देखिए आपका डिजाइन मोमेंट अगर कम होता है, ठीक है, तो आपका ये दोनों डिजाइन मोमेंट अगर थोड़े थोड़े कम होते हैं तो ये डिनोमिनेटर की वजह से इसकी वैल्यू छोटी आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ स्टील को बढ़ा दोगे ताकि आपके न्यूमरेटर छोटे आए, ताकि आपकी फाइनल वैल्यू छोटी आए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम उसके डिजाइन कर लेते हैं रेनफोर्समेंट को। डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ASC। ASC 2% लिया आपने ऑफ द टोटल डायमेंशन, ASC आता है इतना। ठीक है, अब हम इसमें बार्स अज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। 8 नंबर ऑफ बार्स अज्यूम करो। अगर नंबर ऑफ बार्स इस तरीके से अज्यूम किए जाते हैं 8, 12, 16, 20 इन योर कॉलम। तो हम 8 नंबर ऑफ बार्स अज्यूम कर रहे हैं, डायमीटर निकाला दैट इज 20। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया। अब मैंने 8 नंबर ऑफ बार्स क्यों लिया, क्योंकि आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली ऑन ऑल फोर साइड, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग रेनफोर्समेंट इक्वली ऑन ऑल फोर साइड, दैट्स वाई मैंने 8 लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब लिंक। अब लिंक को डिजाइन करना आपको आता है आई थिंक। डिजाइन ऑफ लिंक दो तरीके से होता है। डायमीटर ऑफ लिंक 1/4 ऑफ 5 mm और 6 mm विच एवर इज मैक्सिमम। 1/4 ऑफ 5 मेन और 6 mm विच एवर इज मैक्सिमम। 1/4 ऑफ 5 मेन आ रहा है, यानी कि 1/4 ऑफ 20। आपने यहाँ पे 8 नंबर्स लिया था तो 20 mm 5 आया था ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 1/4 ऑफ 5 मेन यानी 1/4 ऑफ 20 निकाला तो 5 mm आया, और दूसरी तरीका है 6 mm विच एवर इज मैक्सिमम। तो विच एवर इज मैक्सिमम में 6 mm विल बी योर लिंक का डायमीटर। अब लिंक को कितनी दूरी पर रखना है उसके भी 3 तरीके बताए हुए हैं। आइदर लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16 टाइम्स 5 मेन और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। ठीक है, तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज 230 mm यानी कि आपका विड्थ 16 टाइम्स 5 मेन करते हैं तो वो आता है 320, और थर्ड इज 300 mm। तीनों में से हम देखते हैं तो हमारी पिच इज 230 mm। अब लिंक्स को अरेंज करना है। ये 8 बार इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, 8 बार्स ऑफ 20 mm 5, और लिंक्स इस तरीके से शो कर दिया है कि 6 mm 5 की लिंक्स है। ठीक है, 230 mm सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। अब आप यहाँ देखिए एक चीज, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स, कवर आपका 50 mm है। इफेक्टिव स्पेसिंग देखते हैं बिटवीन टू बार्स, so that is 65 ओके, दैट इज 65 उस पर जो कैलकुलेशन है वो ऐसा है कि दिस 65 इज ओके, क्योंकि 65 में आपका एग्रीगेट इजीली पास आउट हो जाएगा, तो दैट इज ओके। नाउ आई थिंक द डिजाइन इज क्लियर टू यू। ये आपको करने की वैसे भी जरूरत नहीं, बस आप इतना चेक करोगे कि ये एग्रीगेट पास हो जाए। इसमें जब आप इफेक्टिव स्पेसिंग देख रहे हो बिटवीन टू बार्स, दिस शुड बी एटलीस्ट दिस मच के एग्रीगेट इसमें इजीली पास हो जाए। आई होप द डिजाइन इज क्लियर टू यू ऑल।
and we are signing off for today. This is our unit one completed with the topic. With the next lecture, we are going to discuss, uh, I think, design of staircase. We'll go for design of staircase in the next lecture. Okay, thank you.